हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू। हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में और अभी तक आपने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू की, जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना जो हमारा फर्स्ट टाइप था, और आपने देखा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है, यानी कि हम एनिमल टिश्यू के प्रकार को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला टाइप आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, दूसरा टाइप आप पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपने ब्लड की बात की है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर की जिसका नाम है टिश्यू, और अभी तक आपने टिश्यू में क्या पढ़ा है। आप ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं, यानी कि कोशिका से मिलकर के बने हैं। ठीक है, और कोशिकाओं से मिलकर के एक समूह बनता है, यानी कि एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप बनाती है, जिसे हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार का यहाँ पे काम करते हैं। जितनी भी सेल्स मिल करके एक ऊतक बना रही हैं, वो एक ऊतक मिल करके एक काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की, हमने दो प्रकार के ऊतकों की बात की है। पहला हमारे पास प्लांट टिश्यू आता है, यानी पादप ऊतक आता है। आपने उन ऊतकों के बारे में पढ़ा जो पादपों में पाए जाते हैं। हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, एक में विभाजन होता चला जा रहा है जिसे हम विभाजोतक ऊतक कह रहे हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं, और एक में विभाजन नहीं हो रहा है, वो परमानेंट है, वो स्टेबल है, जिसे हम स्थायी ऊतक कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के ऊतक देखे, कौन कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब सबसे पहले अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जाए तो आपने कहा ये हैं तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें आपने एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम की बात की है। आपने देखा इनकी लोकेशन कहाँ होती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको इनके फंक्शन का पता चल जाएगा, इनका क्या कार्य होता है, इनकी उपस्थिति के द्वारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में आपने बात की है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की, और परमानेंट टिश्यू में हमारे पास कितने प्रकार के आए थे। फर्दर हमने तीन प्रकार के टिश्यू की बात की थी। पैरेन्काइमा की हमने बात की, हमने कहा जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनका काम होता है स्टोरेज करना। ठीक है, अब देखिए, आपने अगर हम बात करें किसकी यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, यानी कि विभाजोतक ऊतक की, इनका काम था, इन तीनों का काम है यहाँ पे वृद्धि करना। चाहे वो लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, चाहे वो मोटाई में वृद्धि कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्लांट के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पे विभाजोतक ऊतक है, इनका काम ही क्या है, प्लांट की ग्रोथ को कराना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू में पहले प्रकार हमारे पास आता है पैरेन्काइमा। हमने कहा पैरेन्काइमा का काम क्या है, भोजन को क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, और पैरेन्काइमा भी हमने दो प्रकार के पढ़े थे। हमने कहा था क्लोरेनकाइमा स्टोरेज कर रहा है पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा ने क्या किया, जब क्लोरोफिल का स्टोरेज कर लिया तो उसे हमने क्लोरेनकाइमा कह दिया। जब पैरेन्काइमा की जो सेल्स है उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय जो स्थान है, वो जब ज्यादा हो गया तब हमने इन्हें क्या कहा, एरेन्काइमा कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद हमने क्या बात की, हमारे पास अगला जो प्रकार आया था वो आया था कॉलेनकाइमा, और हमने कहा कि कॉलेनकाइमा का क्या कार्य है, ये पौधे को लचीलापन देता है। आप जो पेड़ की टहनियाँ खींचते हैं लेकिन फिर भी टहनियाँ टूटती नहीं हैं, अगर आप हल्के से खींचेंगे तो वो टूटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये लचीलापन किसकी वजह से आ रहा है, हमने कहा कॉलेनकाइमा की वजह से आ रहा है। कॉलेनकाइमा के बाद आपने बात की स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा देखिए, जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो स्क्लेरेनकाइमा दे रहा था। आपने क्या कहा कि जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, जैसे कि आपने देखा जो बीज का जो खोल होता है, जो कोकोनट हस्क होता है, आपने कोकोनट देखा सभी ने, और कोकोनट के बाहर आपने रेशेदार जो चीजें देखी हैं वो किससे मिलकर के बनी है, वो एक टिश्यू, एक ऊतक से मिलकर के बनी है। और किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से बनके बनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या पढ़ा, फिर से सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, यानी कि सरल स्थायी ऊतक पढ़े हैं। ये तीन प्रकार के हमारे पास ऊतक आते हैं। क्या क्या काम बताया है आपको, पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है, यहाँ पे जो पौधा है उसे लचीलापन प्रोवाइड करा रहा है। आप समझ रहे हैं लचीलेपन का मतलब क्या होता है, जीआईसी देवप्रयाग। तो आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि पैरेन्काइमा स्टोरेज का यानी संग्रह का काम कर रहा है। ठीक है, अलग अलग चीजों को संग्रह कर रहा है, भोजन को कर रहा है, क्लोरोफिल को कर रहा है। फिर हमने कहा जो कॉलेनकाइमा जो दूसरे प्रकार का ऊतक है, वो यहाँ पे पौधे को लचीलापन दे रहा है। आप कौन समझ रहा है लचीलेपन से क्या मतलब है, जीआईसी देवप्रयाग, आप समझ रहे हैं कि लचीलेपन से क्या मतलब है।
किसे पता है हैंड रेज कीजिए। जीआईसी सब्बा वाला, जिसे भी पता है आप हाथ खड़े कीजिए। लचीलेपन का क्या मतलब है, किसी को नहीं पता? देखिए, लचीलापन क्या होता है, कोई एक पेड़ है, आप क्या करते हैं, पेड़ की शाखाओं को नीचे खींचते हैं, वो नीचे आ जाती है। आप पेड़ की शाखा को छोड़ते हैं, वो फिर से अपनी पोजीशन पे वापस चली जाती है, इसे कहते हैं लचीलापन। ठीक है, अगर आप किसी सूखी लकड़ी को इस प्रकार से खींचेंगी तो वो नीचे नहीं आएगी, वो तभी नीचे आएगी जब वो पूरी टूट जाती है। इसका मतलब जो सूखा पेड़ होता है उसमें क्या है, जो कॉलन कायमा है वो डेड हो चुका होगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं लचीलेपन का क्या मतलब होता है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो पौधा है, जो पौधे की शाखाएं हैं, आप जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से मोड़ रहे हैं उसे, लेकिन वो फिर भी टूट नहीं रहा है, इसे हम लचीलापन कहते हैं। अब आपको समझ आया जीआईसी देवप्रयाग? बच्चे समझ आया तो हैंड रेज कीजिए, नहीं आए तो माइक लीजिए मुझे और बताइए आपको क्या समझ नहीं आया है जीआईसी देवप्रयाग। अच्छा, अपना नाम बताइए। मैम प्रिंस नेगी। प्रिंस, अच्छा प्रिंस। प्रिंस, समझ आया आपको लचीलेपन का क्या मतलब होता है? यस मैम। ठीक है, और चलिए बैठिए। और हमने क्या बात की, स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा, जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं, आप सभी ने क्या देखा है, नारियल का एग्जांपल लेते हैं, आप सभी ने नारियल के रेशे देखे हैं। ठीक है, तो वो जो रेशे हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, इस टिश्यू से मिलकर के बने हैं। क्या नाम है इसका, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने बात की थी किसकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिसमें आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। जीआईसी सब्बा वाला, बच्चे अपना नाम बताइए। माय नेम इज यशपाल। बच्चे ये बताइए, जो जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का आपको यस कार्य मैम। बताना है। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है? मैम जाइलम को तो नहीं पता पर फ्लोएम का पता है। अच्छा ठीक है, फ्लोएम का बता दीजिए। फूड कंडक्ट करता है। क्या करता है? कंडक्टिंग फूड। अच्छा, फूड को कंडक्ट कर, ठीक है। तो जाइलम का आपको पता नहीं है? यस मैम। किसे पता है जाइलम के फंक्शन? देखिए, सिंपल सा है, जाइलम का जो फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, यानी कि जल का परिवहन करेगा। और फ्लोएम का आपने क्या बताया, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए बैठिए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। हम बात कर रहे थे किसकी, एनिमल टिश्यू की। आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमने एनिमल टिश्यू की बात कर ली थी, और हमने यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया था। अब मुझे ये बताइए जीआईसी देवप्रयाग, आप में से कौन मुझे बताएगा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, कहाँ पे पाया जाता है, और क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कौन मुझे बताएगा? जीआईसी देवप्रयाग, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी देवप्रयाग, बच्चे आप लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट थे तो बताइए, कौन मुझे बताएगा एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक जिसे हम कहते हैं। चलिए बच्चे, अपना नाम बताइए गुड मुझे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम गुड मॉर्निंग मैम। बताइए। मैम मेरा नाम राजेश नेगी है। राजेश, चलिए राजेश मुझे बताइए एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? मैम ये जो है ये हाँ कहिए। क्या करता, मैम ये जो त्वचा त्वचा में और फेफड़ों में प्रोटेक्शन करता है। वेरी गुड, त्वचा अंदर में में आपने कहा, ठीक है, त्वचा में आपने कहा कि त्वचा में पाया जाता है, और आपने क्या कहा, क्या करता है, प्रोटेक्शन। प्रो, प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए बैठिए। राजेश, वेरी गुड। थैंक तो यू। हमें अभी राजेश ने क्या क्या बताया है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमने कहा कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी कि ऐसी कवरिंग, ऐसा आवरण होता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात यह आती है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने हमें कहा कि स्किन में पाया जाता है, बिल्कुल स्किन में पाया जाता है। और जितनी भी आपको क्या कैविटी दिखाई देती हैं, ठीक है, जितने भी आपको क्या दिखाई देती हैं, कैविटी दिखाई देती हैं, वहां पे ये पाया जाता है। यानी कि जहाँ पे भी आपको गुहा दिखाई देगी, जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं,
इस प्रकार से जो वेसल्स होती हैं उनकी क्या होती है, लाइनिंग होती हैं। अब मैंने आपको कहा था लाइनिंग और कवरिंग दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सबको पता है। जीआईसी देवप्रयाग सबको पता है, लाइनिंग और कवरिंग दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बनाता है, इसका मतलब यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो बाहर की ओर होगा या वो अंदर की ओर होगा, कौन मुझे बताएगा? जीआईसी सब्बा वाला, आप में से कौन मुझे बताएगा लाइनिंग और कवरिंग का क्या मतलब है? मैंने कहा ये क्या है, रक्त वाहिका है या ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, तो यहाँ पे कहा गया है द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। लाइनिंग का मतलब क्या है, बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा? जिसे भी आता है हैंड रेज कीजिए। जीआईसी देवप्रयाग, जीआईसी सब्बा वाला, जल्दी बताइए बच्चे। लाइनिंग का मतलब हमने क्या कहा था, अंदर की ओर जो लाइनिंग होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं। कवरिंग क्या होता है, जो बाहर की ओर आवरण होता है। फिर हमने कहा था लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारी मुख गुहा है। मैंने आपको क्या कहा, जहां पे कैविटी दिखी, कैविटी का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार की ट्यूब है और ये अंदर क्या है, खाली जगह है। अंदर क्या है, गुहा है, खाली जगह। जैसे आप पाइप को देखते हैं तो पाइप के अंदर खाली जगह होती है, उसे हम कैविटी कहते हैं, उसे हम गुहा कहते हैं। जीआईसी सब्बा गुड वाला, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कहाँ पर होती है, तो मैम ये अंदर की तरफ पाई जाती हैं। बच्चे एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैम ये अंदर की साइड पाई जाती हैं। अंदर क्यों, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने नाम क्या बताया था अपना? विशेष पाल। ओके वेरी गुड बच्चे, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए बैठिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो अंदर की ओर पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे थे, हमने कहा कि गुहा यानी कि कैविटी किसे कहते हैं, जहाँ पे भी आपको जो खाली स्थान दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको पाइप का एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारा मुख है तो हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि जहाँ पे, जैसे कि हमने कहा बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे क्या क्या पाई जाएगी, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। फिर हमने कहा किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं, फेफड़ों की एल्वुलाई में पाई जाती हैं। एल्वुलाई का भी आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया था। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आपने क्या कहा, एक तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक तो हमें क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा एज अ बैरियर काम करता है, दो अंगों को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम भी होगा, यानी कि अवशोषण का काम भी होगा, और सिक्रीशन का काम भी होगा, यानी कि श्रावण का काम भी होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और ये आपने अलग अलग टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू थे उनका आपने देखा स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ पे पाई जाती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे थे किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, एक ऐसा टिश्यू जो कुछ कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। क्या बात की थी हमने यहाँ पे, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने कहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके। हमने कहा दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और इनकी सेल्स कैसी होती है, लूज होती हैं, ठीक है। दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, जो मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि डेंस यानी कि सघन हो सकता है, ठीक है, रिजिड होता है यानी कि टफ जिसे हम कहते हैं, फ्लूइड और जेली लाइक होता है, या तो तरल होगा या जेल जैसा हो सकता है। किसकी बात हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू द नेचर ऑफ मैट्रिक्स वेराइज, यानी कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके अलग अलग नेचर के कारण जो मैट्रिक्स होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कौन कौन से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आए थे, एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे, बोन के बारे में बात करेंगे, कार्टिलेज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्लड के बारे में बात कर लें। और ब्लड के बारे में आपने क्या बात की अभी तक, हमने कहा जो ब्लड होता है वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, ये हमने बात की थी, ठीक है। और हमने कहा था जो ब्लड मिलकर के बना है, प्लाज्मा से मिलकर बना है, और किससे मिलकर बना है, सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और तीन प्रकार की सेल्स की हमने बात की थी, ठीक है, आप सभी को पता है। हमने कहा था आरबीसी, हमने कहा था डब्ल्यूबीसी, और हमने कहा था ब्लड प्लेटलेट्स।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि किसका क्या काम होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि किसका क्या काम होता है। आरबीसी क्या करता है, हमने कहा जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, जब आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा तो आपने उसके फंक्शन देखे थे। अब आप एक तरल ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लड के कार्य आप पढ़ेंगे कि ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अगर आप देखेंगे ब्लड के अलग अलग सेल्स के जो कार्य हैं वो अलग अलग करके आप देखेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, हमने कहा जो सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। अब इनमें जो आरबीसी का काम होता है, हमने कहा आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स इनका नाम है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। क्या इनकी फुल फॉर्म होगी, लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या नाम होगा, रेड ब्लड सेल्स होंगी। डब्ल्यूबीसी का क्या नाम होता है, हमने कहा व्हाइट श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या बोला, आरबीसी के काम आपने देख लिए हैं। आरबीसी क्या करता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, वहां से जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, हमने कहा आरबीसी का पार्ट है, आरबीसी में होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अलग अलग ऑर्गन्स को क्या पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ठीक है, और हमने क्या कहा था, ये हमारे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गन है, ये क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स में क्या थी, ऑक्सीजन थी। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ गई है, सेल में चली गई है। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी यहाँ पे बनाई, और एनर्जी के साथ साथ क्या बनाया, यहाँ पे CO2 बनाया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये चीज हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि क्या हुआ। मैं फिर से बड़ा करके लिख रही हूँ, समझिए कि ऑक्सीजन क्या कर रही है। हमने कहा हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड हो गई है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई है। हीमोग्लोबिन अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है और क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा। ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज होता है जो पाचित भोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन जब मिलेगी तो यहाँ पे एनर्जी बनाएगी, और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये फिर से ब्लड में चला जाएगा CO2 इस प्रकार से, और किससे बाइंड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा। अब ये जाके, ये जो CO2 जाके कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, हमारे लंग्स में पहुंचाया जाएगा, यानी हमारे फेफड़ों में पहुंचाया जाएगा, और फेफड़ों के माध्यम से क्या होगा, ये जो CO2 है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस सबको समझ आ रही है, ये क्या हो रहा है। तो आरबीसी का काम आपने देख लिया कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हमारे ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, और CO2 को हमारे ऑर्गन से लेकर के आ रहा है और शरीर से बाहर निकाल दे रहा है, क्योंकि CO2 हमारे किसी काम का नहीं है, वो एज अ वेस्ट हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया है कि ऑक्सीजन का क्या काम यहाँ पे हो रहा है। आपको ये भी पता चल गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो कहाँ से बन रही है। सबको समझ आ गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनती है जो हम बाहर छोड़ते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन को अंदर क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, आपने इम्यून सिस्टम के बारे में सुना है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, आपने सुना है इम्यूनिटी के बारे में। देखिए इम्यूनिटी क्या होती है, एक ऐसी क्षमता होती है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मैंने आपको क्या कहा था, हमने कहा कि हमारे वातावरण में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी से अंदर नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो त्वचा होती है, जो किससे मिलकर के बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी है, वो एज अ बैरियर काम कर रही है। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ माइक्रोब्स अगर एंटर कर भी जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है।
आपने देखा होगा आप कभी कभी बीमार पड़ते हैं, आप हमेशा बीमार नहीं रहते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी आपको जब जुकाम बुखार होता है तो आप बिना दवाई लिए ठीक हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम एक दिन हमें बुखार आया, हमने दवाई नहीं भी ली तो दूसरे दिन हम ठीक हो जाते हैं। जैसे आपको कोल्ड होता है, आपका कोल्ड ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है, हमें ठीक कर रहा है, ठीक है, जो कि हमें क्या करेगा, ठीक करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करेंगे? देखिए, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। अभी आप एक क्या समरी जान लीजिए, होता क्या है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी में हमने एक कोशिका बना दी है, ये, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपकी बॉडी में ये कोई ऑर्गन है, ये हम क्या बोल रहे हैं, कोई ऑर्गन है, यानी कि कोई अंग है। अब यहाँ पे आपकी सेल्स हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है, ये आपकी सेल्स हैं। अब क्या हुआ, कोई कुछ रीजन से, या फिर क्या हुआ, आपकी त्वचा से कोई माइक्रोब क्या है एंटर कर गया है, या फिर आपके खाने में कुछ ऐसे जो सूक्ष्म जीव आ गए हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है, जो आपको बीमार कर सकते हैं। क्या हुआ कि कुछ फॉरेन पार्टिकल कहते हैं उन्हें, फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो आपके शरीर का पार्ट नहीं है, कुछ ऐसी चीजें आपकी बॉडी में एंटर हो गई हैं जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, वो आपकी अपनी नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें इतनी क्षमता होती है कि वो पहचानती हैं कि कौन हमारी बॉडी का पार्ट है, कौन हमारी अपनी सेल है और कौन हमारी अपनी सेल्स नहीं है, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो पहचान जाती हैं कि ये जो नई सेल्स आई हैं ये हमारी नहीं है और ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये सेल्स क्या करेंगी, ये सेल्स क्या करेंगी, इस प्रकार से बड़ी हो जाती हैं और किसके पास जाती हैं, इन सेल्स के पास जाती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, इन सेल्स ने क्या कर दिया है, ये जो फॉरेन सेल्स थी, ये जो हमारी अपनी सेल्स नहीं थी, इन्हें क्या कर दिया है, अपने अंदर ले लिया है और इसे नष्ट कर दिया है। ये एक पार्ट मैं बता रही हूँ, ये जो फंक्शनिंग होती है बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आप एक आइडिया ले लीजिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। हुआ क्या, हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव आ गए हैं जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक हैं, ठीक है। अब हानिकारक है तो क्या हुआ, हमारी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में जिन्हें पता चल जाता है कि ये हमारी अपनी कोशिकाएं नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो सेल्स, फिर वो सेल्स उन फॉरेन पार्टिकल्स को, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और इसे हम क्या कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है खुद से, ठीक है। और जो WBC है वो क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो WBC क्या करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बनाती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं और हमें रोगों से मुक्त रखने में हमारी मदद करती हैं। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, या आप बेसिक सा आइडिया लीजिए, ठीक है। फिर आती है हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका क्या काम होता है, हमने कहा कि ये क्या करती हैं, जो ब्लड है, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। क्लॉटिंग यानी कि जो रक्त है उसका थक्का जमाती हैं। जैसे कि हमारा हाथ कहीं पे कट जाता है, ऐसा नहीं होता कि जो खून है वो निकलता रहेगा, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जो खून है वो निकलना बंद हो जाता है। क्यों निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पे जम जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पीला पीला इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस नेट जैसा बन जाता है जब आपका खून जमता है, और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसा नेट जैसा वहाँ पे पीले कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या होती हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पे थक्का जमाने में मदद कर रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा आज, ब्लड के बारे में पढ़ा और आपने ब्लड के अलग अलग सेल्स के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस आपने जाने। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त के बारे में, और रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।